हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। मैं चंदन राय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि जो वीडियो है किस चीज़ पर बेस्ड है, तो आप जान सकते हो कि जो आज का ये वीडियो है बच्चों, वो बेस्ड है किस पर, सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस के एक्सरसाइज वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक्स की एक्सरसाइज के विषय में। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस सॉल्व एक्सरसाइज वीडियो, यानी कि वीडियो कैसा है, वो सॉल्व एक्सरसाइज का वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसका रूल हमने अभी आपको लास्ट में बताया कि हम लोग नॉमिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट 11th एंड 12th। अगर आप 11th में हो चाहे तो 12th में हो, दोनों क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आप ज़रूर वीडियो को क्या करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैंने रूल तो आप लोगों को पढ़ाए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं कभी आप लोगों को एक्सरसाइज वीडियो दिया करूँ तो उसमें पहले आपको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर दिया करूँ कि आपके रूल्स क्या हैं। उसके बाद अगर आपको सेंटेंस करवाऊंगा तो आपको सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अर्थात वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो पहले सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरे वाक्य को कामा के साथ ज्यों का त्यों लिख देते हैं। थोड़ा यहाँ समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो जो नोट लिखा है इसको समझ लीजिए कि वाक्यों के सब्जेक्ट असमान होंगे, यानी कि जब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि एनए वाले रूल से कोई भी सेंटेंस बनाओगे सिंथेटिक्स में, तो एक बात तो क्लियर है कि जो उसका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट असमान होगा, यानी कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। बल्कि पार्टिसिपल में ऐसा नहीं होता था, पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम होते थे। यहाँ सिर्फ आपको 3 रूल ही पढ़ने हैं। पहला रूल ये कह रहा है कि अगर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हों, दोनों सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई हो, सेकेंड फॉर्म, या पहले सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस। देखिए यहाँ बच्चे कई कंफ्यूज क्या होते हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया कि सर अगर जो है दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, मान लीजिए आपने कहा सेकंड फॉर्म का प्रयोग है और 2 वाक्य हैं दोनों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो हम कैसे जानेंगे कि किस वाली जो है वर्ब को चेंज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप सिंथेटिक्स पढ़ना या फिर आप पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर रहे हो, तो इतना याद रखना कि जो काम पहले होगा, चाहे वो सेंटेंस पहले लिखा होगा या वो चाहे सेंटेंस बाद में आएगा, आपको परिवर्तन उसी में करना है। अगर पहले लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब्जेक्ट के बाद लगा दो। अगर बाद में लिखा है तो पहले उस सेंटेंस को पहले लेके आओ, उसके बाद जो पहले वाला है उसको बाद में लिख दो। यानी कि परिवर्तन किसमें करेंगे? जो काम पहले होगा। आपको इसमें सब्जेक्ट जो है हटाना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों के असमान होते हैं। सब्जेक्ट आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको हैविंग लिखना है, और जो सेकंड फॉर्म है उसके नीचे आपको थर्ड फॉर्म में उसको बदल देना है। फिर कामा लगाते हुए दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल आपने पार्टिसिपल में भी पढ़ा था कि यदि किसी वाक्य में बी की सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, बियर आ जाए, उसके साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे? ऐसी स्थिति में हमने बताया था पार्टिसिपल में कि बीइंग का प्रयोग करते थे, लेकिन हमने वहां बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा उसको आप क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट सेम होता था। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट सेम नहीं होगा, असमान होगा, तो आपको बीइंग का प्रयोग तो करना है इज, एम, आर, वाज, बियर के स्थान पे, लेकिन आपको सब्जेक्ट नहीं हटाना है, बल्कि सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देना है और दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देना है। और आपका तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो वही चीज, पहले सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। कुछ नहीं करना है। आप पहले रूल में क्या पढ़े थे? एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ आपको बीन और एक्स्ट्रा जोड़ देना है। अब पैसिव कैसे समझेंगे? तो मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें इज आया हो, एम आया हो, और उसमें आर आया हो, वाज आया हो, वर आया हो, और इसके साथ क्या लिखा हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इन सबके साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन अगर किसी वाक्य में ये सहायक क्रिया आई हो और थर्ड फॉर्म आया हो, तो आप क्या करेंगे? आप जो पहला सब्जेक्ट होगा अर्थात जो काम पहले होगा, क्या करेंगे? उसमें आप लोग हैविंग लिख देंगे, हैविंग के बाद बीन लगा देंगे और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 रूल्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप इनका अध्ययन अच्छे से कर लेते हो तो आपका कोई भी वाक्य गलत होने वाला नहीं है। तो याद रखिए, अगर ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
पहले सब्जेक्ट के बाद वाक्य पैसिव वॉइस में है तो आपको क्या करना है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले सब्जेक्ट के बाद। और अगर इज एम आर वाज बियर का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव के साथ तो कुछ नहीं करना है, बल्कि इन शब्दों को हटा करके इसके स्थान पे क्या जोड़ देना है, इसके स्थान पे आपको बीइंग जोड़ देना। याद है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज का वीडियो। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्सरसाइज नंबर 3। अब इसको मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 क्यों बोला है तो आप सब जान सकते हो, इसको इसलिए बोला गया एक्सरसाइज नंबर 3 वीडियो क्योंकि इसलिए एक्सरसाइज नंबर 3 वीडियो बोला गया क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 वीडियो आपको पहले से बताए हैं और उसको आप जाके देख सकते हो। और वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक्सरसाइज वीडियो नहीं है, वो पार्टिसिपल का था और इन्फिनेटिव का था। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, द सनसेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर नेट्स। यानी कि सनसेट सूर्य छिपा, पक्षियाँ जो है उड़ना प्रारंभ की, कहाँ, अपने घोंसलों की तरफ। तो आप एक सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आप नॉर्मली बनाइए। जो पहला सेंटेंस है उसका पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सन है, दूसरे में क्या है, बर्ड्स है। तो सब्जेक्ट दोनों क्या क्या है, अलग अलग हैं। एक बात तो तय है कि इसमें रूल कौन सा लगने वाला है, रूल इसमें लगने वाला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आप दूसरी चीज़ क्या देखिए, तीनों नियम पे आप लोग जाइए तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। देखिए सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती है। कोई कह सकता है कैसे सर जी आप जाने सेकंड फॉर्म है, मैं इसको फर्स्ट फॉर्म मानता हूँ। तो भैया अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता सेट तो यहाँ सन एक वचन है तो क्रिया में जरूर लगा होता, जो कि लगा नहीं है। तो कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ये आज स्टार्टेड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अब बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, बच्चे समझते हैं सर अब किसको बदलें किसको ना बदलें। तो एक बात बताइए, पहले कौन सा काम हुआ, पहले सूर्य छिपा कि पहले वो लोग जो है अपने नेट्स की तरफ दौड़े। तो निश्चित सी बात है पहले सूर्य छिपा होगा। पहले कौन सा काम हुआ है, पहले सूर्य के छिपने का काम हुआ है। तो जो काम पहले होगा उसके सब्जेक्ट के बाद आप लोग क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द सन हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे। सेट की तीनों फॉर्म सेट होती है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आगे कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो सेंटेंस आपका बन गया, द सन हैविंग सेट कामा द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर नेट। तो वाक्य तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द प्ले वाज ओवर ऑल लेफ्ट द फील्ड। द प्ले वाज ओवर, खेल समाप्त हो गया था। ऑल लेफ्ट द फील्ड। अब इस सेंटेंस को आप चेक करिए, सेंटेंस में पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, प्ले, दूसरे का क्या है, ऑल। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, ऑल लेफ्ट होगा। सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लगेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर वाज आया है और वाज के साथ ओवर आया है। बताओ क्या ओवर वर्ब है बच्चों, ओवर वर्ब तो है नहीं, कोई इसकी थर्ड फॉर्म तो बनती नहीं है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस भी नहीं है, पैसिव वॉइस भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो मैंने क्या बताया कि जब इज एम आर वाज बियर के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसी इज एम आर वाज बियर को हटा करके उसके स्थान पे क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं और दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो सेकंड फॉर्म आई है, तो आपने कहा जब सेकंड फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, हैविंग से लगाएंगे। लेकिन बताइए पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले गेम ओवर होने का काम हो रहा है, तभी सब लोग फील्ड को छोड़ के जाएंगे। तो पहले काम हुआ द प्ले वाज ओवर। तो इसके अकॉर्डिंग हमको वाक्य बनाना, ना कि इसके अकॉर्डिंग। जो काम पहले होता है हमेशा सिंथेटिक्स में उसी के अकॉर्डिंग वाक्य को बनाते हैं, ना कि दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वाक्य को बनाते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड। घंटी बजी, स्कूल बंद हो गया। अब इस सेंटेंस देखिए, पहले स्कूल बंद हुआ, पहले घंटी बजी। भाई जब बेल बजती है छुट्टी वाले तभी तो आपका स्कूल बंद होता है। तो पहले कौन सा काम हुआ, घंटी के बजने का। बाद में क्या काम हुआ, स्कूल के बंद होने का। तो जो काम पहले हो रहा है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, रैंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिंग, रैंग, रंग। अब आपको करना क्या है, जब कर्ता दोनों के देखो अलग अलग है, यहाँ बेल है यहाँ स्कूल है। अब आपको करना ये है कि जो पहला आपका सब्जेक्ट है उसके बाद आपको हैविंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो रैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रैंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो क्या हो गया, द बेल हैविंग रंग द स्कूल क्लोज्ड। चलते हैं अब अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग। आपका अगला सेंटेंस क्या कहता है, द वर्क वाज डन बी वेंट होम। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए वाज आया हुआ है और वाज के साथ डन आया हुआ है। पहले द वर्क वाज डन, काम पूरा हो चुका था। बी वेंट होम, हम घर गए। तो बताओ पहले काम पूरा होगा, पहले आप घर गए होंगे, पहले काम पूरा हुआ होगा। तो पहले कौन सा काम हुआ, काम पूरा होने। उसके बाद आपने क्या किया, बी वेंट होम, हम घर गए। अब बताइए यहाँ पर वाज आया है, जब इज एम आर वाज बियर आता है तो बीइंग लगाते हैं, आप सब लोग जानते हो। लेकिन जब इज एम आर वाज बियर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या लगाते हैं, हैविंग बीन, क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस है भाई। अब बताओ वाज के साथ थर्ड फॉर्म कभी आती है, नहीं आती, आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब वाक्य पैसिव वॉइस में। तो क्या हुआ, जो पहला करता है उसके बाद क्या करेंगे, हैविंग बीन लगा देंगे, द वर्क हैविंग बीन डन। और अगले वाक्य में कुछ नहीं करते, सिर्फ कामा से उसको ऐड कर देते हैं। तो द वर्क हैविंग बीन डन बी वेंट
होम। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग। अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। इट वॉज हॉलीडे द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी थी, बच्चे स्कूल नहीं गए। भाई छुट्टी थी इसलिए नहीं गए, तो छुट्टी थी पहले कौन सा काम हो, छुट्टी होने का। भाई छुट्टी थी इसलिए तो नहीं गए। तो और इसमें देखो वाज भी आया है, लेकिन वाज के साथ क्या है, हॉलीडे। अब हॉलीडे कोई वर्ब है, कोई इसकी थर्ड फॉर्म बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, उसी वाज के स्थान पे आपको बीइंग जोड़ देना है। आपको सब्जेक्ट भी इट नहीं हटाना है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर इट है, यहाँ पर स्टूडेंट है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो सब्जेक्ट हटते नहीं हैं, और वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल से बनाया जाता है। अब अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग चलेंगे। द टीचर एंटर्ड द रूम द स्टूडेंट स्टूड अप। द टीचर एंटर्ड द रूम द स्टूडेंट स्टूड अप। इसमें देखिए जो पहला वाक्य है उसका सब्जेक्ट क्या है, टीचर। दूसरे वाक्य क्या है, स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। अब टीचर के बाद क्या लिखा है, एंटर वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टूड लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी दोनों जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। वाक्य एक्टिव वॉइस है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब फिर वही चीज़, कई बच्चे सोचेंगे सर जी इसको बदलें कि इसको बदलें। भैया तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले टीचर के रूम में आने का काम हुआ, उसके बाद स्टूडेंट खड़े होने का काम हुआ। तो पहले ये काम हो रहा है तो परिवर्तन भी तो इसी में करेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वैसे टीचर का थर्ड फॉर्म भी वैसे इंटर्ड का थर्ड फॉर्म भी इंटर्ड ही होता है। तो कैसे सेंटेंस आपका बन गया है, द टीचर हैविंग इंटर्ड द रूम द स्टूडेंट स्टूड अप। सेंटेंस आप लोग नोट कर लीजिए। एक फेयर बनाते हुए चलिए, एक नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा काम ईजी हो। चलिए अगले सेंटेंस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द कैप्टन वाज किल्ड द कैप्टन वाज किल्ड। कप्तान मारा गया। अब कई बच्चे सोचते हैं सर इसको कैसे आप पैसिव मानते हो। कई बच्चे सोचते हैं कि बाई लगा रहेगा तभी पैसिव होगी। नहीं बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, बाई नहीं लगा होता है तब भी पैसिव होता है। पैसिव में मैंने आपको पढ़ाया, वीडियो आप जाके देख सकते हो। वाज के साथ तो हमेशा एनजी फॉर्म आती है, बिल्कुल आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म किस कंडीशन में आती है, थर्ड फॉर्म उसी कंडीशन में आती है जब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। तो आप बाई मत देखा करो, आप ये देखा करो कि इज एम आर के साथ फॉर्म कौन सी आई है, थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस है। चलिए अब द कैप्टन वाज किल्ड, यहाँ बीइंग बिल्कुल बच्चों नहीं लगाएंगे। क्यों बीइंग नहीं लगाएंगे, बीइंग तब लगाते हैं जब वाज, जैसे यहाँ पर देखो वाज के साथ हॉलीडे आया था, तो यहाँ पर हॉलीडे वर्ब नहीं था, तुमने बीइंग लगा दिया। अब यहाँ पर किल्ड आया है, किल्ड वर्ब है, तो क्या होगा, पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट नहीं हटाएंगे, लिखेंगे ज्यों कहते हो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगले वाक्य को ज्यों कहते हो लिख देंगे। तो कैसे बन गया, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा द आर्मी फ्लेड। अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। आपका अगला सेंटेंस क्या है, देखिए ध्यान से। द रेन स्टॉप, ठीक, द रेन स्टॉप सेंटेंस आपका क्या है, द रेन स्टॉप, उसके बाद चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। अब बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हो कि द रेन स्टॉप चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, रेन, दूसरे वाक्य में क्या है, चिल्ड्रन। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया, द रेन हैविंग स्टॉप्ड चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। द टाइम वाज अप वी बिगेन टॉकिंग। यहाँ पर देखिए वाज आया हुआ है, लेकिन कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई हुई। अब कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो यानी कि एडजेक्टिव वाला रूल है, यानी कि इज एम आर वाज बियर के स्थान पे क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। एक बात याद रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, वाज को जो कहते हैं उतार देते हैं फिर बीइंग लगाते हैं। नहीं बच्चों, आपको इसी के स्थान पे ही तो लगाना है, तो यहाँ पर बीइंग जोड़ दीजिए। द टाइम बीइंग अप बी बिगेन टॉकिंग, ये आपका सेंटेंस हो गया। अगले सेंटेंस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द पुलिस अराइव्ड द डाकुइट्स रैन अवे। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अराइव्ड, डाकुइट्स रैन अवे। ठीक, पुलिस पहुंची, डाकू भाग गए। करना आपको क्या है, सेकेंड फॉर्म वाक्य एक्टिव वॉइस, यानी कि पहले सब्जेक्ट के बाद, यानी कि पुलिस के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द डाकुइट्स रैन अवे। बहुत ही इजी सेंटेंस था, बहुत ही इजी रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, आपको कुछ नहीं करना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना देर किए हुए दोस्तों तक शेयर भी बच्चों कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आप लोग अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू, आई लव यू।